Hey guys, welcome back to our YouTube channel Expressive Learners. So in today's video we are getting ahead with class 12 physical education unit number 4, that is physical education and sports for CWSN, which is a very easy chapter, and also we are going to cover the whole syllabus for the subject on our channel in the maximum 2 days. So guys, do subscribe the channel for the latest video up to dates, and also don't forget to press the bell icon for the latest video up to dates. And if you find the video useful, then do share with your friends and like the video. So let's get ahead with the chapter physical education for एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। तो इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रैंडमली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दैट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में स्ट्रैटेजीज भी पूछ ली जाती है। वैसे तो इसका हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज और ऑर्गेनाइजेशन में से ही क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 मार्कर्स, एंड स्ट्रैटेजीज का आपको लॉन्ग आंसर है और एडवांटेजेस भी important है। everything is important to the chapter and it is a really easy chapter, and itself physical education is a scoring subject and a easy subject for you guys. So guys, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले इसके अंदर बात की गई है डिसेबिलिटी के बारे में। डिसेबिलिटी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। अदर्स पीपल हैव नो फीलिंग्स इन देयर हैंड एंड फीट, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन हैज फेस्ड सम काइंड ऑफ टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी एक परमानेंट इम्पेयरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। उससे उस कंडीशन से बॉडी दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकती, मतलब वो कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकती। इट इज़ यूजुअली फ्रॉम द बर्थ ऑलवेज सीन, ठीक है। तो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। Person with a disability means a person with a long-term physical, mental and intellectual or sensory impairment which in the interaction with the barriers hinders its full and effective participation in the society equally with others. जिसकी वजह से वो जो person है अपनी full participation नहीं दे पाता, उसकी full participation में hindrance आ जाती है due to his impairment, due to his physical, it could be the physical impairment or any mental impairment or a sensory impairment, ठीक है। अब disability की definitions बहुत सारी, whichever you find easy you can learn. डिसेबिलिटी को हम ये डेफिनेशन जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दी है, दैट इज इलनेस, इंजरी, अ कंडीशन दैट मेक्स डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू द थिंग्स दैट अदर पीपल डू। कोई इलनेस या डिसेबिलिटी शुरुआत से ऐसी कंडीशन होना बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हम वो काम नहीं कर सकते जो नॉर्मली लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसेबिलिटी की वजह से कौन कौन से फंक्शंस आपके हिंडर हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शंस है। लर्निंग एंड अप्लाइड नॉलेज, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड सोशल सिविक लाइफ एंड अदर मेजर लाइफ एरियाज। ये सारे नॉन इंपॉर्टेंट है, बट एक बार के लिए हमें इनको गो थ्रू करना है। After that comes the main topic, that is organizations promoting disability sports, that is Special Olympics number 1 and number 2 is Para Olympics, number 3 is Deaf Olympics. So सबसे पहले आ जाता है स्पेशल ओलंपिक्स। व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक्स? स्पेशल ओलंपिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है चिल्ड्रंस और अडल्ट्स के लिए जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए क्रिएट किया गया है। बेसिकली इसके अंदर डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पोर्ट्स को इंकरेज करा जाता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स खेली जाती हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है ये क्रिएट किया, इसके जो स्टार्टअप्स में इसको स्टार्ट किसने किया था? बेसिकली यूनाइस कैनेडी श्रिवर ने, जो हमारे USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट की सिस्टर है, ठीक है। तो इनका नाम एक बार आप अपने MCQ के लिए याद रख सकते हो, वैसे नॉन इंपॉर्टेंट है लेकिन एक बार स्टिल, यूनाइस कैनेडियन श्रिवर, सिस्टर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA जॉन F कैनेडी, ठीक है। तो इन्होंने इसकी फॉर्मेशन क्यों की है? क्योंकि इन्होंने ये नोटिस किया, इन्होंने विटनेस किया कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, और उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की वजह से उनको अलग नहीं समझना चाहिए, हमेशा सबको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए इनके साथ, और इनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। दैट्स वाई उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, ठीक है। ऑल्दो इसके अंदर काफ़ी कुछ थ्योरी पोर्शन है तो आपको खुद ही रिवाइज करना पड़ेगा। अभी हम आपके लिए रीड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न इट बाय योरसेल्फ ओनली। सबसे पहले फर्स्ट ओलंपिक कंपटीशन कहाँ पे खेला गया था, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? शिकागो सोल्जर फील्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। यंग लोगों के लिए जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब जिसको माइंड की जो वर्किंग है डिसफंक्शन है उसके अंदर, ठीक है। 1968 में शिकागो के अंदर सबसे पहले ये हेल्ड हुआ था, ठीक है। ये इंडिया में आया 1988 में, लेकिन रजिस्टर हुआ 2001 में, और फिर उसके बाद से 10,000 कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेट उस टाइम पे जुड़ गए थे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। अब एक्स डे क्या है? इसी के अंडर एक टॉपिक है एक्स डे। बेसिकली जो इनके
फॉर्मेशन की थी, जिन्होंने मिसेस श्रेवर ने, उनकी डेथ जब हुई थी उस अगस्त के महीने में, दैट इज़ अगस्त 11 2009। और सितंबर में हर साल ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है ये उसके लिए सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल प्रोग्राम, जिसके अंदर गेम्स खेली जाती है। और इसका एक ही थीम है कि प्ले यूनिफाइड टू लिव यूनिफाइड। एक साथ खेलेंगे तभी एक साथ रह पाएंगे, ठीक है। प्ले यूनिफाइड टू लिव यूनिफाइड इज द थीम बिहाइंड दिस एक्स डे। एंड व्हाट आर द एम्स ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स? स्पेशल ओलंपिक्स के एम्स हैं कि हम इस बेसिकली इसके अंदर ऐसे ही टीचर्स को, ऐसे ही रोल मॉडल्स क्रिएट करना उन बच्चों के लिए जिनको कोई डिसेबिलिटी है, और ऐसे टीचर्स उनके लिए सेंसिटाइज करना जो खुद एक डिसेबल्ड हों, और वो स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स के साथ काम करके बच्चों को मोटिवेट कर सके, ठीक है। और मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट करना ऑफ द कम्युनिटी फॉर ग्रेटर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। और इन लोगों को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। इनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सारी इंश्योर करना कि ओलंपिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, दैट वेदर इट इज़ लोकल, स्टेट और नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। इसकी फिलॉसफी क्या थी? बेसिकली द फिलॉसफी बिहाइंड द स्पेशल ओलंपिक्स वाज कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं वो भी सीख सके, कुछ इन्जॉय कर सके, एंड इसका पूरा पार्टिसिपेशन से बेनिफिट ले सके इस एक ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, उनकी बॉडी स्ट्रेंथन हो जाए, उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों को बेनिफिट मिले, और उनके पेरेंट्स और फैमिलीज़ को सबसे बड़ी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे एंड थोड़ा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो और अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगे सोशली, मेंटली और स्पिरिचुअली, ठीक है। वॉट वॉज द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स? लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इज यूनिफाइंग सर्कल सिंबलाइजिंग अ ग्लोबल प्रेजेंस। इसका जो लोगो है आपने पीछे पिक्चर में देखा होगा, अभी आपको मैं, दिस इज द लोगो, ठीक है। यहाँ पे सब जो लोड पोजीशन में जो फिगर्स हैं खड़ी हैं, ठीक है, इनकी जो आर्म्स हैं लोड पोजीशन में, ये बेसिकली ये रिकॉल करवा रही हैं कि ये लोग अनअवेयर थे अपनी टैलेंट के बारे में बिफोर द फाउंडिंग ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स। और इनकी स्ट्रेट आर्म्स ये यूनिफाई कर रही हैं कि इनके अंदर एक इक्वालिटी और आउटरीच आ गया है, जो कि स्पेशल ओलंपिक्स के बाद आया है, उसके फाउंडिंग के बाद, ठीक है। तो ये जो है ये यूनिफाइंग सर्कल है, वो ग्लोबल प्रेजेंस को सिंबलाइज कर रहा है। एंड स्पेशल ओलंपिक्स जो है एक लोगो पे बेस्ड है, एक कल्चर पे बेस्ड है, दैट इज जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि जुराब तस्रीली ने दिया गया था, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव पैरा ओलंपिक्स मूवमेंट। सभी के हेडक्वार्टर्स को रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है ऑफ कोर्स। तो जो हमारे अभी हमने बात करी स्पेशल ओलंपिक्स की, उनकी तो कोई हेडक्वार्टर्स बेसिकली डिस्कस्ड नहीं थे, लेकिन पैरा ओलंपिक जो गेम्स है उनका मतलब क्या है? पैरा ओलंपिक गेम्स होती हैं वो गेम्स जिसके अंदर फिजिकली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बेसिकली बनाई गई हैं गेम्स, और ये अलॉन्ग साइड चलती हैं ओलंपिक गेम्स में। ओलंपिक गेम्स हर दिन होती हैं हर कोने में, नेशनल, लोकल, और अचीवमेंट्स भी बहुत सारी हैं स्पेशल ओलंपिक्स की, जिसमें बहुत सारे लोगों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो पैरा ओलंपिक मूवमेंट है ये भी बिल्कुल साथ साथ चलती है ओलंपिक मूवमेंट के साथ, ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशंस की गेम्स के साथ, ठीक है। आईपीसी इज अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरा ओलंपिक मूवमेंट। आईपीसी ही इसको गवर्न करता है पैरा ओलंपिक मूवमेंट को, दैट इज इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, लर्न इट, ठीक है। आफ्टर दैट इनका विजन क्या है? विजन इज रन बाय 200 मेंबर्स टू इनेबल पैरा एथलीट्स टू अचीव, पैरा मीन्स जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी पैरालाइज्ड होती है, हम बोलते हैं ना पैरालाइज्ड, तो बेसिकली फिजिकली इम्पेयर्ड, जिनके अंदर कोई मसल पावर इम्पेयरमेंट है, कोई हाइपरटोनिया, अटेक्सिया है, हम आगे इनके बारे में बात करेंगे, पैसिव रेंज की मूवमेंट की इम्पेयरमेंट है, ब्ला ब्ला थिंग्स हैं। तो ये जो है उनको स्पोर्ट एक्सेलेंस प्रोवाइड करने के लिए, अचीव करने के लिए, एंड उनको इंस्पायर करने के लिए और वर्ल्ड के लिए एक्साइट करने के लिए इसका बेसिकली पैरा ओलंपिक मूवमेंट्स जो है विजन क्रिएट किया है उन्होंने, ठीक है। पैरा ओलंपिक गेम्स इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट, जिसके अंदर सारे फिजिकल एबिलिटीज़ वाले लोग, इम्पेयर्ड मसल, लिम्ब डेफिशिएंसी जिनके बारे में भी बात कर रहे थे, उन सब के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द पैरा ओलंपिक मूवमेंट? द हिस्ट्री इज एक सेकेंड, यहाँ पे पेन, बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि जो स्पोर्ट्स हैं एथलीट्स के लिए जो कि इम्पेयर्ड हैं फिजिकली, उनके लिए स्पोर्ट्स तो काफ़ी 100 सालों से चल रही हैं, लेकिन इसके लिए बेसिकली जो फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी? रोम के अंदर, इटली, रोम, इन 1960, फीचरिंग 400 एथलीट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज। 23 कंट्रीज में से 400 एथलीट्स थे। रोम के अंदर पहली बार पैरा ओलंपिक गेम्स खेली गई थी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, फिर उसके बाद से 1964 के अंदर उन एथलीट्स के लिए बेसिकली ये प्रिपेयर करा गया जिनको कोई विजुअली इम्पेयरमेंट है, इम्प्यूटीज़ है, सेरेब्रल पैलिसी है, पैराप्लेगिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वैसे नॉन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक बार हम इस पे से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है।
After that, its aim to embrace all the impairments in the future and act as a coordinating committee. Nevertheless, other disability-oriented international organizations such as Cerebral Palsy, International Sports and Recreation Association and International Blindness Federation. अब यहाँ पे बात करेगी ये एसोसिएशंस के बारे में और फेडरेशंस के बारे में, वो कब को फाउंडेड हुई थी इन सब लोगों को हेल्प करने के लिए और गेम्स को स्टार्ट करने के लिए। नोट के लिए आप अपने दिमाग में कुछ पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हो, की पॉइंट्स को, जिसके थ्रू आप पूरा क्वेश्चन में लिख सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है। अभी इसके हेडक्वार्टर्स, इसके बेसिकली सबसे पहले इसको गवर्निंग बॉडी कौन सी, आईपीसी, मेनली इसमें ये याद रखना है आपको, ठीक है। पैरा ओलंपिक गेम्स हैं जिसके अंदर फिजिकली इम्पेयर्ड लोगों के लिए रखी गई हैं, और ये सबसे पहले रोम में हुई थी 1960 के अंदर, ठीक है, 4 ईयर्स के लिए। और इसमें बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको भी चैलेंज, उनके लिए भी एक तरह की गेम्स ऑर्गेनाइज करी गई है, विंटर गेम्स, समर गेम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं इसके अंदर, आप याद कर सकते हो। और उसके बाद इसकी कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। IPC has a 10 established disability categories including physical, visual and intellectual impairment, ठीक है। सबसे पहले ये फिजिकल इम्पेयरमेंट, 8 तरह की फिजिकल इम्पेयरमेंट्स होती हैं, आप इनके बारे में याद रख सकते हो। सबसे पहले है इम्पेयर्ड मसल पावर, मसल पावर इम्पेयरमेंट होना, मतलब कि आपकी जो एक साइड की लिम्ब की मसल है और दूसरी साइड की लोअर हाफ बॉडी की, फिर कोई भी साइड की जो मसल की लिम्ब्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करती हैं, उनमें से फोर्स जनरेट करना मुश्किल है इम्पेयरमेंट की वजह से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, स्पाइना बिफिडा, आई मे बी wrong with the pronunciation, sorry for that part. Impaired passive range of movement, the range of movement is one or more joints, it is reduced in the systematic way. Acute conditions such as arthritis is not included in this category, ठीक है। इम्पेसिव पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, जिनको मूवमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इम्पेयरमेंट होती है ड्यू टू इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। लॉस ऑफ लिम्ब डेफिशिएंसी, मतलब कि पार्शियल इलनेस रहना या टोटल इलनेस रहना, जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर, बोन्स के अंदर, हड्डियों में दर्द रहना, ठीक है। इलनेस रहना, हमेशा बीमार रहना, ट्रॉमाटाइज रहना डेफिशिएंसी की वजह से, दैट इज लॉस ऑफ लिम्ब डेफिशिएंसी। शॉर्ट स्टैट्योर, स्टैंडिंग हाइट इज रिड्यूस ड्यू टू शॉर्टन लेग्स, मतलब किसी की कोई लेग शॉर्ट है, ठीक है, और किसी की आर्म्स छोटी छोटी सी हैं जिसकी वजह से वो स्टैंडिंग हाइट उनकी कम हो जाती है, ठीक है। इम्परफेक्टा होना, हाइपरटोनिया होना, अबनॉर्मल इंक्रीज होना मसल टेंशन में, मसल्स के स्ट्रेचिंग में एबिलिटी में रिड्यूस हो जाना, मसल स्ट्रेच नहीं हो पा रही है इंजरी की वजह से, रिजल्ट हो सकता है इसमें इंजरी में, क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी डैमेज क्रिएट कर सकता है हाइपरटोनिया। अटैक्सिया इम्पेयरमेंट है, कोऑर्डिनेशन नहीं है मसल मूवमेंट्स में आपस में, ठीक है। सेरेब्रल पैल्सी भी उसमें से एक इसकी एग्जाम्पल है अटैक्सिया की ही। सो दीज आर द कॉमन फिजिकल इम्पेयरमेंट्स। आफ्टर दैट कम्स अ सेकेंड कैटेगरी, दैट इज विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर पार्शियल विजन लॉस होना, या फिर सफिशिएंट टू बी जज, लीगली ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंडनेस होना, विजुअल कॉर्टेक्स, ये सारी प्रॉब्लम्स है विजुअल सिस्टम के अंदर। आई स्ट्रक्चर अलग होना, इम्पेयर्ड होना, सो ये सारी चीज़ें हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर हम बात करने वाले हैं जो कि हमारे दिमाग से कोई डिसेबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये बिलो डायग्नोज करी जाती है बिफोर द एज ऑफ 18, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली बिहेवियर में चेंज आ सकता है, अडेप्टिव बिहेवियर में लिमिटेशंस है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओपनिंग सेरेमनी, अब ओपनिंग सेरेमनी के बारे में, बेसिकली ओपनिंग सेरेमनी समर्स में अरेंज करी जाती है। समर चोजन लैंग्वेज, होस्ट कंट्रीज लैंग्वेज, एंड समर बेसिकली ओलंपिक गेम्स जो हैं ये इमिडिएटली खेली जाती हैं आपके यहाँ पे एक सेकेंड, समर्स ओलंपिक इन एंटवर्प, ठीक है। ये सेरेमनी होस्ट करते हैं कंट्री का फ्लैग, फिर उसके बाद स्पीच देते हैं, गेम्स को ओपन करते हैं, फिर गेम्स खेली जाती है स्टेडियम के अंदर, ठीक है। दैट इज आफ्टर दैट इज कम्स द क्लोजिंग सेरेमनी जो कि अरेंज होती है विंटर्स के अंदर, ठीक है। विंटर पैरा ओलंपिक्स, एक सेकेंड यहाँ पे लिखा है, सिंस द 1988, yes, since the 1988 Winter Paralympics is hoisted with the uh, corresponding national anthem is played, ठीक है। फिर गेम्स को क्लोज कर दिया जाता है ऑफिशियली इन द विंटर्स ओनली। आफ्टर दैट इज अ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर भी ये गेम्स है, जैसे स्पेशल ओलंपिक्स में बात करी कि इंडिया के अंदर आई 1988 में आई और 2001 में रजिस्ट्रेशन हुई उनकी, ऐसी ही पैरा ओलंपिक कमेटी भी इंडिया में आई, ठीक है। Physically challenged sports person athletes with the mobility disabilities and amputations blindness, मतलब ये सारी impairment वाले लोगों के लिए क्रिएट करी गई थी इंडिया के अंदर। जो PCI है, दैट इज पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, बॉडी इज रिप्रेजेंटेड फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स विच आर गोइंग टू प्ले इन द पैरालंपिक गेम्स, ठीक है। 1992 में ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी फिजिकली हैंडीकेप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एज अ स्पोर्ट्स फेडरेशन ओनली, एंड दिस वाज रजिस्टर्ड इन 1994 with the registrar of the cooperative societies कर्नाटका। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे रतन सिंह, और उनका ऑब्जेक्टिव था स्पोर्ट्स डिसेबल्ड के लिए अरेंज करना इंडिया के अंदर भी, ठीक है।
व्हाट आर द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पैरालंपिक कमेटी? सबसे पहला इनका एम था अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, सेल्फ गवर्नेंस पैरालंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशन क्रिएट करना, और फेयर प्ले प्रिवेल हो सके और हेल्थ रिस्क ना रहे इन लोगों के साथ, ठीक है। इनके एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए गेम्स खेले जाएं, कोई भी चीटिंग या कुछ भी ऐसा फेयर प्ले होना चाहिए, बेसिकली स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले प्रिवेल्स इंश्योर करना, ठीक है। एंड टू प्रमोट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज इन कॉम्पिटिशंस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एलीट लेवल. After that comes the third, that is Deaf Olympics, which is created for the people who are deaf from their birth. Deaf athletes के लिए basically games create करी जाती हैं, ठीक है, event create करा जाता है. The Deaf Olympics are an international Olympic committee sanctioned event at which deaf athletes compete at an elite level. मतलब अच्छे लेवल पे काफ़ी गेम्स खेली जाती हैं. ICSD, the International Committee of Sports for the Deaf, is the main governing body responsible for the organization ऑफ द डेफ ओलंपिक्स. तो ICSD ही मेन गवर्निंग बॉडी है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरा ओलंपिक्स की मेन गवर्निंग बॉडी कौन सी, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी, दैट इज IPC ओनली, दैट इज इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी. एंड डेफ ओलंपिक्स की ICSD, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, ठीक है. अब ये न्यू अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस ट्रेडिशन में रहते आ रहे हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग हैं, और वो अपीयर हो सके इन गेम्स में और अपनी अपनी स्ट्रेंथन कर सके स्पोर्ट की एबिलिटीज़ को और अपने टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है. अब ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी और याद करनी पड़ेंगी, ठीक है. 55 स्पोर्ट्स जैसे कि यहाँ पे एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज करी, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स. दिस इज़ नॉन इम्पॉर्टेंट, ऑल दो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है. अब ये इसका सिंबल देख लीजिए यहाँ पे. सबसे पहले फिजिकल डेफ ओलंपिक्स का सिंबल ये है. ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ये किसको से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अलग अलग नेशंस को जो एक साथ होकर चल रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मोटो बिहाइंड द मूवमेंट इज पर लूडोज इक्वालिटीज थ्रू स्पोर्ट्स. मतलब जो पीछे हमने पढ़ा था लोगो, दैट वाज गेम्स इकट्ठे खेलेंगे तभी हम लाइव मतलब इक्वली लाइव रह सकेंगे. हमने पढ़ा था पीछे, आपको अगर याद होगा, वी रेड दैट प्ले यूनिफाइड टू लिव यूनिफाइड. अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स कंडक्ट करना टू फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओलंपिक्स ओनली. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेफ ओलंपिक्स? सेम ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट है हर जगह पे, कि कंट्रीब्यूट करना, स्पोर्ट अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट करना, स्पोर्ट्स प्रमोट करना डेफ एथलीट्स के लिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक डिसेबिलिटी, जेंडर, रेस रीजन्स, ठीक है. इसका जो लोगो है इसके ऊपर बात कर लेते हैं. इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है MCQs के अंदर. हमने इसका पीछे लोगो देख लिया था डेफ ओलंपिक्स का, जिसके अंदर अलग अलग कलर्स थे, सर्कल के अंदर बने हुए थे. बेसिकली लोगो डिजाइंड, इट टाइज टुगेदर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स, दैट इज साइन लैंग्वेज, sign language, deaf and international cultures and continuity. Hand shapes, okay, good, great, that overlap each other in a circle, and the it presents the sign for unified nations का sign represent करता है. अब इसके जो main ये जो है last paragraph है, आपको याद करना है, that is the logo incorporates the 4 colors of the nation flags of the world, that is red, blue, yellow and green. ये colors आपको पूछे जा सकते हैं combinations की, कौन सा color combination डेफ ओलंपिक्स के अंदर है. आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे अलग अलग कलर्स के साथ, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. आपको उसके कलर याद रखना है, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन. 4 रीजनल कॉन्फेडरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. कौन कौन सी? एशिया पैसिफिक डेफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन एंड यूरोपियन डेफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, पैन अमेरिकन डेफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ द अमेरिकन डेफ स्पोर्ट्स, अफ्रीकन डेफ स्पोर्ट्स, ठीक है. तो ये 4 रीजनल कॉन्फेडरेशन है, 4 कलर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ठीक है. आफ्टर दैट कम्स द सेकेंड टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स. जो चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स है उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ की एडवांटेजेस क्या हैं, क्या उनको इन गेम्स खेल के एडवांटेज मिलेगी, बेसिकली वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करा गया है. ओके. The benefits of the regular physical activity with the special needs ranges from physical, emotional and social. 3 तरीके के एडवांटेजेस मिलेंगे जिनको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. Hey, I'm also going to tell you that how to present the questions in your बोर्ड एग्जामिनेशंस. कैसे आप क्वेश्चंस को लिख कर आने वाले हो. प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के. बेसिकली हम इसमें थ्योरी पोर्शन को रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पर लिखने का भी एक स्टाइल है जिससे आपका जो पेपर चेकर है उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस हो कि आपने किस तरीके से लिखा है. सबसे पहले आप जब भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर के अंदर के एडवांटेजेस बताओ CWSN के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए जो गेम्स अरेंज करेगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ के एडवांटेजेस क्या है उनके लिए, ठीक है. सबसे पहले आप बनाओगे एक फ्लो चार्ट, ठीक है. इसी तरीके का सेम फ्लो चार्ट आपकी जैसे बुक्स में दिया, आप इसको
याद कर सकते हो एज इट इज़ और इसको बना कर आ सकते हो। फिर उसके बाद आप की पॉइंट्स मेंशन करोगे। फिजिकल बेनिफिट्स सबसे पहला की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 कीवर्ड्स को यूज़ करोगे। ठीक है, ये थे मेन हेडिंग्स और यहाँ अंदर आप 2 से 3 मेनली कीवर्ड्स लिखोगे। ठीक है, उनको अंडरलाइन कर दोगे क्योंकि उसके पास जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक लाइन को रीड कर सके। अगर आप उसके लिए ये चीज़ें करोगे तो उसको फ्लो चार्ट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि जो बच्चा है जो लिख रहा है पेपर, उसको ये तो ऑफकोर्स उसको ये नहीं पता है कि आप कितना पढ़ के आए हो। आपके पेपर राइटिंग स्टाइल से उसको समझ में आएगा कि आप कितना, आपको समझ में आता है कितना आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो दैट शुड बी प्रेजेंटेबल एंड बेस्ट वे। ठीक है, तो उसके बाद आप की पॉइंट्स लिखोगे इसके अंदर क्वेश्चंस के हेडिंग्स के आत जिनको अंडरलाइन कर लोगे और ऊपर से ऊपर समझ में आ जाएगा। फ्लो चार्ट भी एक अच्छी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पॉइंट्स में लिखे है ना, पैराग्राफ्स लिखने का कोई भी बेसिक मोटिव नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे दैट वुड बी मोर बेस्ट। ठीक है, तो एडवांटेजेस फॉर फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहले है फिजिकल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स एंड इमोशनल बेनिफिट्स एंड इंप्रूवमेंट इन द सोशल स्किल्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, रिक्रिएशन और फन हो जाता है उनके लिए, और उनके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का भी रिस्क डिक्रीज हो जाता है अगर वो फिजिकली फिट रहेंगे, गेम्स खेलते रहेंगे। ठीक है, और उनकी इमोशनल हेल्थ भी इंप्रूवमेंट आ सकती है, इंक्रीजेज स्लीप एंड एपेटाइट, बूस्ट सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस जो है उनका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल बेनिफिट्स की। इसके अंदर कौन कौन से की पॉइंट्स अभी मैं आपको बताऊंगी रीड करते करते। इसके अंदर मेनली आपको लिखना है कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं फिजिकल इम्पेयरमेंट के साथ डील करना पड़ता है, और अगर वो गेम्स खेलेंगे तो उनकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना वही आप अंडरलाइन करना अपने पेपर में की वर्ड्स के लिए। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ वाला वर्ड जरूर लिखना। कोऑर्डिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, ऑल्सो इंप्रूविंग द एक्सरसाइज इंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी, ऐसी चीज़ें लिख कर आओगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ्स में लिखने को कोई भी मोटिव नहीं होना चाहिए। द कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी, आफ्टर दैट पॉसिबल इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उनके जितने साल वो जिएंगे उसका रेट भी बढ़ सकता है। ठीक है, उनकी उम्र बढ़ सकती है। इन शॉर्ट फिजिकल बेनिफिट्स से आपको ये पता चलता है। आफ्टर दैट कम्स द मेंटल बेनिफिट्स। मेंटल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? उनका मूड इंप्रूव हो सकता है, उनका ध्यान बट जाएगा। ठीक है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हैं वो, उनका सोशल अवेयरनेस इंक्रीज हो सकता है, एंड ऑल्सो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वेल बींग ऑफ द चाइल्ड। इमोशनल बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं? इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन से वो इजीली गो थ्रू हो सकते हैं, क्योंकि वो अगर गेम्स खेलते रहेंगे उनकी बॉडी के अंदर एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, उनकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी और उनकी इमोशनल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स भी इंप्रूव होगी और उनके डिप्रेशन का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट इम्प्रूवमेंट इन सोशल स्किल्स एंड अकॉर्डिंगली द क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिक्रिएशन और फन हो जाएगा अगर वो अपने आपको स्पोर्ट सोशल इंटरेक्शंस करेंगे। बेसिकली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, अगर वो सोशल इंटरेक्शंस करेगा जितना वो सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा करेगा उसको उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इंक्रीज इंडिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी अगर वो बाहर जाएंगे फ्रीडम के साथ खेलेंगे तो स्पोर्ट्स की वजह से उनको इंडिपेंडेंस मिलेगी। ठीक है, डेली टास्क विदाउट एनी असिस्टेंस के वो कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइजेस की वजह से और प्रैक्टिस की वजह से सेल्फ स्टीम बूस्ट होगा। स्लीप और एपेटाइट का जो इंक्रीज होगा, बेसिकली स्लीप अगर वो अच्छा खेलेंगे तो वो थक जाएंगे जितना और अच्छी नींद आएगी उनको, स्लीप्स बेटर एंड मोर पीसफुली देन बिफोर। इंप्रूवमेंट इन इमोशन हेल्थ कॉग्निटिव बेनिफिट्स। लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल needs, which is a very important question and oftenly asked in your board examinations। वैसे oftenly तो नहीं, usually asked in your board examinations। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के अंदर ये दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बेसिकली तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो स्ट्रैटेजीज फिजिकल एजुकेशन कैसे एक्सेसिबल होगी इन लोगों के लिए। ठीक है, इनको कैसे पता चलेगा कि हमें अपने आप को इनरोल करना चाहिए किसी गेम्स के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गेम्स खेलेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो मतलब बेसिकली स्ट्रैटेजीज क्या हैं ताकि इनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ एनेबल हो सके, एक्सेसिबल हो सके। Number 1 is adaptive physical education. Physical disabilities should not exclude students from participating in gym activities. Depending on the student's ability, adaptations can be done to suit the needs of the child. Physical education को adapt करें, मतलब physical education उनके पास कुछ basic education होना चाहिए। ठीक है, इनकी disability के basis पे इनको ये नहीं होना चाहिए कि इनको किसी activity में participate ना करना दिया जाए। ठीक है,
अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन शुड बी देयर, क्लियर कम्युनिकेशन शुड बी देयर, अच्छे से बात होनी चाहिए पूरी क्लियरली, वर्ड्स सेंटेंसेस सिंपली, इंस्ट्रक्शंस पूरी इनको अच्छे से मिलनी चाहिए, वेदर इट इज अ वर्बल और विजुअल और पीयर टीचिंग शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड इन्फॉर्मेशन टू द चाइल्ड, इफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन बोर्ड और कम्युनिकेशन बुक कुड बी यूज, इनको क्लियरली जो है एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, डिस्टर्ब फ्री एंड मॉडिफाइड स्पेस, एक सेकेंड, तो for CWS and children with special needs, area of the physical activity should be limited. Space for the activities should be disturbance free. It is always better to start with the indoor space. सबसे पहले इनको indoors में practice करवानी चाहिए, जहाँ पे boundaries हो, और अपने starting point से इनको अच्छे से बता दी जाएगी, clearly demarcate करा जाए starting point और finishing point के बारे में, और sitting area. Once children have clear understanding of the instructions, they can be allowed to play in an outdoor space also. अगर इनको एक बार indoor में खेलने की जो है कॉन्फिडेंस मिल गया और पूरी प्रैक्टिस हो गई, तो ये आउटडोर्स में स्पेसेस में भी खेल सकते हैं अच्छे से. इनके अकॉर्डिंगली रूल्स को मॉडिफाई करा जाए, क्योंकि ये नॉर्मल चिल्ड्रंस ही नहीं, इनके अंदर कोई डिसेबिलिटी किसी न किसी तरीके की, तो इनके लिए कुछ रूल्स मॉडिफाई करा जाए ताकि इनके लिए ईजी हो गेम्स खेलना. द रूल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. रूल सेट करने चाहिए, ओवर टाइम टू टाइम इनको रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, तो ईजिली रूल्स को सेट कर देना चाहिए. मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा चांस मिलेगा इनको, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है, ताकि जो चिल्ड्रंस है वो इंकरेज रहें. आफ्टर दैट इन्वॉल्व पीपल विद डिसेबिलिटीज इन द फिजिकल डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मतलब इनको प्लानिंग की स्टेजेस में भी अपने साथ इनको इन्वॉल्व करना चाहिए. अगर हम जो लोग जिनके लिए हम गेम्स बेसिकली अरेंज कर रहे हैं, अगर उनको भी हम अपनी प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो और अच्छे से हम प्लानिंग कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनका ही आफ्टर ऑल बेनिफिट होगा, ठीक है. इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, प्लानिंग के स्टेजेस में इनको इन्वॉल्व करना चाहिए. इनकरेज कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम इनके लिए इनको प्रोवाइड करने जाने चाहिए, ताकि इनकी नीड्स पूरी हो सकें, ठीक है. कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स आपको याद रखना है पॉइंट, ठीक है. इसके अंदर क्या होगा कि एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनको, ताकि ये फिजिकली एक्सेसिबल जो फिजिकली एक्टिव रह सकें, और इनको जैसे वहाँ पे सेफ, एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव ट्रेल्स होनी चाहिए, बाईसाइकिलिंग, वॉकिंग, व्हील शेयर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए, जिसके अंदर काफ़ी वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ खेली जाएँ इन बच्चों के लिए, ठीक है. आफ्टर दैट, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नंबर 7, दैट इज़ इन बच्चों के लिए, जो बच्चे इस चीज़ में पूरे एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनको रिक्रूट करना चाहिए, मतलब उनको अपॉइंट करना चाहिए दूसरे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, ताकि उनके लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल हो सके. यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट मीडियम्स की इंस्ट्रक्शन इनके लिए अरेंज करना, गेम, विजुअल टीचिंग, वर्बल इंस्ट्रक्शंस. अब कुछ लोग होंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, उनको दिख नहीं सकता है, तो उनको कोई अलग तरीके से वर्बल इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है. देख नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं ना, तो विजुअल टीचिंग करना, जो सुन नहीं सकते उनको देखने से उनको विजुअल टीचिंग देना, मतलब इंस्ट्रक्शंस देने के जो मोड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, इनको अच्छे से समझ में आना चाहिए चीज़ों के बारे में, ठीक है. साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज, सोशल स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए इनके लिए, एक्टिविटीज़ जो है वो उनको इन्जॉय कर सकें, पूरी सुपरविजन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चोट लग सकती है. इंडिविजुअल ट्रेनिंग इम्पार्ट होनी चाहिए, और पॉजिटिव फीडबैक दो इनको, ताकि इनको और इंकरेज फील हो. साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज भी इनके लिए मेंटेन करनी चाहिए. बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए विदाउट एनी साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है. इनके साथ पास्ट में जो भी कुछ हो उसको भूल कर इनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि ये ज़्यादा अच्छे से और खेलें, और इनको मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटियरिंग सर्विसेज, इसके अंदर जो है नेशनल वाइड वॉलंटियरिंग सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए इन बच्चों के लिए. दिस को बी मेड पॉसिबल थ्रू द लोकल स्पोर्ट्स पार्टनरशिप करके, मतलब स्पॉन्सरशिप करके आप वॉलंटियरिंग सर्विसेज को डेवलप कर सकते हो. मेडिकल चेकअप्स इनके लिए श्योर होनी चाहिए, सेफ्टी के लिए इनकी, ठीक है. कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो इनकी मेंटल वेलबींग के लिए भी रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए. यूज़ ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, कलर इनके अकॉर्डिंगली इनके स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज़ करने जाने चाहिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है. दैट इज़ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर, साइजेस के इंटरेस्ट, ताकि इनका गेम्स में बना रहे, और मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम इनके यूज़ के अकॉर्डिंगली कन्वीनियंटली करते रहना चाहिए. सो दिस वॉज अ चैप्टर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. आई होप यू गॉट द चैप्टर, एंड इट इज़ अ रियली वेरी इजी चैप्टर. इसके बाद हम करेंगे अगला चैप्टर अपनी वीडियोस में, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स. टेक केयर, बाय बाय.